हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश के सबसे पुरानी प्राइवेट एयरलाइन जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का फैसला दे दिया। इसका मतलब ये है कि अब इस कंपनी के सारे प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाएगा और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसे उन लोगों को दिया जाएगा जिसका पैसा इस कंपनी में फंसा हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि जिस कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बेचने की नौबत आ गई है, एक समय वही जेट एयरवेज सफलता के आसमान में उड़ान भर रही थी। करीब 18% के मार्केट शेयर के साथ देश के टॉप एयरलाइंस में से एक थी ये कंपनी। यहाँ तक कि 1993 में अपने शुरुआत के महज 4 साल के अंदर ही इसने करीब 20% का मार्केट शेयर के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन चुकी थी। भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव देश में ये कामयाबी बहुत बड़ी थी। इसके बाद कुछ सालों तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद जेट एयरवेज के बुरे दिन शुरू हो गए। एक कंपनी जो लगातार कई सालों से मुनाफे में रही, वो अब घाटे में जा रही थी। इसके अलावा कंपनी पर हर साल करोड़ों रुपए का कर्ज बढ़ता जा रहा था। नतीजा अप्रैल 2019 में कंपनी ने अपने ऑपरेशंस ऑपरेशंस बंद कर दिया। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? अगर एक लाइन में कहूँ तो जेट एयरवेज की खुद की सफलता उसे निगल गई। आइए सब कुछ शुरू से शुरुआत करते हैं। आजादी के करीब 45 सालों तक देश में केवल एक ही एयरलाइन का राज था, जिसे हम आज एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। उस समय के इकोनॉमिक पॉलिसी में ज्यादातर चीजों को सरकार खुद हैंडल करती थी। एयर इंडिया को भी भारत सरकार ही हैंडल कर रही थी। लेकिन साल 1991 में जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय के वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पूरे देश में लागू किया, इसी के तहत एविएशन सेक्टर में भी प्राइवेट ग्रुप्स को भी काम करने के लिए इनवाइट किया गया। इसके बाद अप्रैल 1992 में नरेश गोयल नाम के एक बिजनेसमैन ने जेट एयरवेज नाम की एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। वहीं इसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर मुंबई में बनाया गया। ये भारत में प्राइवेट एयरलाइंस के युग की शुरुआत थी। इस कंपनी ने 1993 से अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब 2 साल के बाद 14 जनवरी 1995 को जेट एयरवेज को एक शेड्यूल एयरलाइन का स्टेटस दिया गया और यहाँ से कंपनी की शानदार ग्रोथ शुरू हो गया। शेड्यूल एयरलाइन का स्टेटस मिलने के बाद अब ये कंपनी पूरे भारत में ऑपरेट कर सकती थी। जेट एयरवेज ने $375 मिलियन में बोइंग के 4 737-400 और 6 बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। साउथ ईस्ट एशिया में जेट एयरवेज पहली एयरलाइन थी जिसने बोइंग के इतने महंगे प्लेन्स का ऑर्डर दिया था। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 1996 से 97 में इस कंपनी ने करीब 24 लाख पैसेंजर्स को ट्रेवल करवाया। यही वो समय था जब जेट एयरवेज ने 20% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और भारत के टॉप एयरलाइन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इसके 2 सालों बाद 1999 में $550 मिलियन में 10 बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया। इस तरह से 1992 में शुरू हुई ये कंपनी 2001 तक जाते जाते करीब 30 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही थी। हर दिन 195 फ्लाइट्स के साथ साथ 37 डेस्टिनेशंस पर उड़ान भर रही थी। अभी तक इस कंपनी को केवल भारत के अंदर ही ऑपरेट करने की छूट मिली थी, लेकिन 2003 में भारत सरकार ने प्राइवेट एयरलाइंस को साउथ एशिया जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में भी ऑपरेट करने का परमिशन दे दिया। इस अनाउंसमेंट के बाद जेट एयरवेज अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू करने में लग गया और साल 2004 में जेट एयरवेज की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट चेन्नई से कोलंबो के लिए उड़ान भरा। इसके अगले साल यानी कि 2005 में कंपनी ने फंडिंग जुटाने के लिए मार्केट का रुख करने का डिसाइड किया और अपना IPO लेकर आई। इस समय तक एविएशन सेक्टर में जेट एयरवेज की इस तरह से धाक जम चुकी थी कि इसके IPO को ओवर सब्सक्राइब किया गया और कंपनी ने 20% इक्विटी शेयर के बदले करीब 1900 करोड़ रुपए जुटाए। 2004 के आखिरी महीनों में सरकार ने प्राइवेट एयरलाइंस को लंदन तक ऑपरेट करने का परमिशन दे दिया। इसके बाद एक बार फिर से जेट एयरवेज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और सरकार के अनाउंसमेंट के कुछ ही महीनों बाद साल 2005 में जेट एयरवेज ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक अपनी फ्लाइट्स को शुरू कर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कंपनी लगातार सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। लेकिन साल 2005 में जेट एयरवेज का टक्कर देने के लिए और भी कई प्राइवेट कंपनी आ गई
और इन एयरलाइन कंपनीज ने अपने टिकट का प्राइस कम कर दिया। यहाँ पर जेट एयरवेज को जरूरत थी कि वो एक लो कॉस्ट फ्लाइट की सर्विस शुरू करे, इसलिए इन्होंने जनवरी 2006 में एयर सहारा को $500 मिलियन में खरीदने का डिसीजन लिया। हालांकि उस समय ये डील नहीं हो पाई, लेकिन अगले साल अप्रैल 2007 में $170 मिलियन में एयर सहारा को खरीद लिया। इसके बाद इसका नाम चेंज करके जेट लाइट किया गया। अगस्त 2008 में इसे भी जेट एयरवेज के साथ मर्ज कर दिया गया। मई 2009 में कंपनी ने पैसेंजर्स को कम दाम में एयर ट्रेवल करवाने के लिए अपना एक दूसरा ब्रांड जेट कनेक्ट नाम से लॉन्च किया। साल 2010 जेट एयरवेज अब इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई, जिसके पास उस समय के मार्केट शेयर का करीब 22.6% हिस्सा था। लेकिन जिस हिसाब से ये कंपनी बेहिसाब खर्चा किए जा रही थी, उस हिसाब से कंपनी की कमाई बढ़ नहीं रही थी और इसका रिजल्ट साल 2008 से ही दिखना शुरू हो गया, या यूं कहें कि साल 2008 से ही इस कंपनी का बुरा समय स्टार्ट हो गया। इसके बाद कंपनी बंद होने तक कभी भी ये प्रॉफिट नहीं कमा पाई। जब जेट एयरवेज की शुरुआत हुई थी तब मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ स्पाइस जेट, इंडिगो जैसे कई सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आने के बाद जेट एयरवेज के बिजनेस मॉडल को खतरा होने लगा था। दरअसल जब भी किसी एयरलाइन कंपनी की प्रॉफिट या लॉस को समझना होता है तो ये देखा जाता है कि कंपनी को एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ट्रेवल करवाने के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है और उसके बदले कंपनी उस पैसेंजर से कितना चार्ज कर रही है। सिंपल सी बात है, एयरलाइन कंपनी प्रॉफिट तभी बना सकती है जब वो हर पैसेंजर पर खर्चा कम करे और चार्ज अधिक करे। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ट्रेवल करवाने के लिए कंपनी को जितना खर्च करना पड़ता है उसे कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर यानी कि CASK कहा जाता है। वहीं 1 किलोमीटर ट्रेवल करवाने के लिए कंपनी पैसेंजर से कितना चार्ज करती है उसे रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर यानी कि RASK कहा जाता है। जब तक कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर यानी कि CASK की वैल्यू रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर यानी कि RASK से कम होती है तब कंपनी प्रॉफिट में रहती है। वहीं जैसे ही ये वैल्यू पॉजिटिव में चली जाती है तो कंपनी का लॉस होना शुरू हो जाता है। जेट एयरवेज के मामले में ये वैल्यू प्लस 0.23 रुपीज थी, यानी कि पैसेंजर को 1 किलोमीटर ट्रेवल करवाने के लिए कंपनी को 23 पैसे अपने जेब से देने पड़ रहे थे। यानी कि एक पैसेंजर अगर 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कंपनी को 23 रुपए लॉस होगा। ये 23 रुपए सुनने में अधिक नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ एक पैसेंजर को काउंट कर रहे हैं। हर साल लाखों लोग प्लेन में ट्रेवल करते हैं और वो लाखों लोग थोड़े थोड़े रुपए करके कंपनी को करोड़ों में लॉस जनरेट कर रहा है। ऊपर से कंपनी को एम्प्लॉयज को भी पैसे देने हैं, मेंटेनेंस का भी खर्चा देना है और भी तरह तरह के खर्चे होते हैं एयरलाइन कंपनीज की। जेट एयरवेज एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके थे जो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकती थी। इसके अलावा किसी पैसेंजर को 1 किलोमीटर ट्रेवल करवाने के लिए जेट एयरवेज को जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा था वो उसके कॉम्पिटिटर से 30 से 35% अधिक था, जबकि जेट एयरवेज का टिकट प्राइस लगभग उन कंपनियों के बराबर ही था। इसका मतलब ये था कि किसी रूट पर सेम दूरी के लिए किसी पैसेंजर को ट्रेवल करवाने के लिए बाकी कंपनियां जेट एयरवेज से ज्यादा पैसा बना रही थी, जबकि जेट एयरवेज को अपनी जेब से पैसे खर्च करना पड़ रहा था। इस सिचुएशन से निकलने के लिए कंपनी को कुछ स्टेप्स लेने थे, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी ने कुछ गलतियां कर दी। अपने डेप्ट को कम करने के लिए कंपनी ने फिर से मार्केट में जाने का डिसीजन लिया और IPO के थ्रू करीब 1900 करोड़ रुपए कलेक्ट किया। सही मायने में इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए खर्च करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन पैसों का सिर्फ 25% हिस्सा ही कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए लगाया गया। बाकी का पैसा कंपनी के अलग अलग खर्चों को पूरा करने के लिए यूज कर लिया गया। इसके बाद साल 2006 में भी इस कंपनी ने कुछ ऐसे ही एक्विजिशन किया, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होने के बजाय लगातार लॉस होता रहा। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि मार्च 2018 तक कंपनी के ऊपर कुल 8,714 करोड़ से भी अधिक कर्ज चढ़ चुका था। समय के साथ साथ कर्ज घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी का कर्ज और लगातार बढ़ता रहा। 2015 के आखिर में ये कर्ज 10,252 करोड़ रुपए हो गया। 2018 के अंत तक ये कर्ज 7,654 करोड़ तक हो गया। वहीं इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार घटता जा रहा था। 2014 में करीब 4,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2015 में करीब 2,000 करोड़ का रेवेन्यू और 2018 तक आते आते इसका रेवेन्यू कम होते होते मात्र 636 करोड़ रुपए रह गया।
हालांकि फ्यूल की काफी कम रेट का लाभ उठाते हुए साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2018 तक कंपनी ने करीब 3,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन ये कर्ज पूरा करने के लिए काफी नहीं था। इस दौरान कंपनी लगातार बैंकों से कर्ज लेकर अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन साल 2019 में बढ़ते हुए कर्ज को देखते हुए बैंकों ने भी पैसे देने से मना कर दिया और फाइनली अप्रैल 2019 में इस कंपनी ने पैसों की कमी के चलते बैंकरप्सी फाइल कर दी और इस तरह से जेट एयरवेज का सारा ऑपरेशन बंद हो गया। 25 सालों तक चलने के बाद एक समय भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन रहने वाली जेट एयरवेज हमेशा के लिए उड़ना बंद कर दिया। 17 अप्रैल 2019 को रात के 10:30 बजे कंपनी की आखिरी फ्लाइट अमृतसर से मुंबई के लिए उड़ान भरी और इसके बाद जेट एयरवेज का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। हालांकि इसके बाद भी कोल्ड्रॉक नाम की एक कंपनी ने जेट एयरवेज को खरीदा और इसे दोबारा से चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहा। अब सवाल ये था कि जेट एयरवेज ने जो अलग अलग कंपनियों से और बैंकों से कर्ज ले रखा था उसे कैसे चुकाया जाए। कोल्ड्रॉक नाम की यह कंपनी कहती है कि जेट एयरवेज को उसके हवाले कर दिया जाए और ऑपरेशन को एक बार फिर से कंटिन्यू किया जाए, लेकिन जितने भी कंपनियों ने कर्ज दे रखा था वो लगातार ये चाह रहे थे कि कंपनी के संपत्तियों को बेचकर उनके कर्ज को चुकाया जाए। इसके बाद करीब 5 सालों तक चले मुकदमे के बाद फाइनली 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जेट एयरवेज के सभी संपत्तियों को बेचकर कर्ज चुकाने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इस एयरलाइन को एक बार फिर से चलाने की सभी उम्मीदों पर फुल स्टॉप लग चुका है। तो ये थी भारत की सबसे पुराने प्राइवेट एयरलाइन जेट एयरवेज के बनने, उसके सफलता के शिखर पर चढ़ने और वहां से वापस जीरो तक आने की सारी कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।